मैं तुमसे आज किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति तो मर जाता है लेकिन प्रणाली अमर होती है। एप्स्टीन को लोग एक नाम की तरह लेते हैं। मैं कहता हूँ ये नाम नहीं था, ये एक परछाई थी जो सत्ता, पैसा और भय के मेल से बनी। तुम पूछते हो इतना बड़ा अपराध इतने साल कैसे छुपा रहा। मैं तुमसे पूछता हूँ इतने साल तुम क्या कर रहे थे। समाज हमेशा अपराधी को खोजता है, कभी अपने मौन को नहीं। एप्स्टीन कोई अपवाद नहीं था, वह तो नियम था जिसे तुम देखना नहीं चाहते। जब सत्ता बहुत ऊपर चली जाती है, जब सत्ता बहुत ऊपर चली जाती है तो उसे नैतिकता बोझ लगने लगती है, और जब पैसा बेहिसाब हो जाता है तो उसे इंसान सस्ता लगने लगता है। यहीं से जन्म होता है ऐसे अंधेरे द्वीपों का, जहां कानून नाव से उतरने से डरता है और सच हेलीकॉप्टर से लौट जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एप्स्टीन दोषी था। मैं कह रहा हूँ अगर वो अकेला होता तो इतनी देर तक जिंदा नहीं रहता। समझो इस बात को, इतिहास गवाह है, जिस अपराधी के पीछे ताकत नहीं होती वो जल्दी पकड़ा जाता है, और जिसके पीछे ताकत होती है वो देर से मरता है। हल्की मुस्कान, ओशो शैल, और फिर समाज क्या करता है, वो एक शव ले लेता है, एक फाइल बंद कर देता है और चैन की सांस लेता है। चलो अब सब खत्म। मूर्ख हो तुम, शव खत्म होता है। सच नहीं, फाइल बंद होती है, सवाल नहीं। और सबसे खतरनाक बात सुनो, जब समाज बहुत जल्दी क्लोज्ड केस कह दे तो समझ लेना कि केस कभी खुला ही नहीं था। एप्स्टीन की फाइलें कागज़ों का ढेर नहीं है, वे आईने हैं, और आईने से समाज डरता है, क्योंकि आईना पूछता है क्या तुम सिर्फ दर्शक थे या हिस्सेदार। तुम कहते हो हमें क्या पता था। मैं कहता हूँ तुम्हें जानने की ज़रूरत ही नहीं लगी, क्योंकि जानना असुविधाजनक था और न जानना आरामदेह। याद रखो, अपराध तब नहीं फलता जब कोई शैतान पैदा होता है। अपराध तब फलता है जब लाखों लोग चुप रहते हैं। एप्स्टीन की कहानी तुम्हें ये नहीं सिखाती कि दुनिया खराब है, ये तुम्हें ये सिखाती है कि ताकत जब जवाबदेह नहीं होती तो वह पवित्र मुखौटा पहन लेती है, और फिर अपराध धार्मिक हो जाता है और कानूनी शब्दों में संवेदनशील मामला कहलाता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि नफरत करो, मैं कह रहा हूँ जागो, क्योंकि जो समाज हर बार किसी एक नाम पर संतोष कर लेता है वो अगली बार और बड़े नाम के लिए तैयार हो जाता है। एप्स्टीन पहला नहीं था, और अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो आखिरी भी नहीं होगा। आज मैंने दरवाज़ा खोला है, अंदर का कमरा अभी बहुत अंधेरा है। अगले चरण में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे सत्ता सुरक्षा के नाम पर अपराध को ढकती है, कैसे मीडिया सच को नहीं सीमा दिखाता है, और क्यों हर युग में एप्स्टीन जैसे नाम बदलते हैं लेकिन ढांचा वही रहता है। तुमने देखा होगा हर बड़े अपराध के बाद एक शब्द बहुत तेजी से उछलता है, राष्ट्रीय सुरक्षा। ये शब्द दवा नहीं है, ये कफन है। एप्स्टीन की फाइलों पर भी यही कफन डाला गया। मैं तुमसे पूछता हूँ किससे सुरक्षा और किसके लिए? अगर अपराध उजागर हो जाए तो खतरा किसे है, समाज को या सत्ता को? सत्ता हमेशा डरती है कि कहीं जनता समझ न जाए कि राजा नंगा है, इसलिए वह सच को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है, इतना छोटा कि वो सवाल बन ही न पाए। मीडिया को भी दोष मत देना, मीडिया सिर्फ उतना ही दिखाता है जितना दिखाने की इजाज़त होती है, और जनता को सनसनी चाहिए, समाधान नहीं। एप्स्टीन की खबरें भी ऐसे ही परोसी गई, थोड़ा शोर, थोड़ा गुस्सा, फिर अगली खबर। सत्ता जानती है भीड़ की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। आज जो चीख है कल वह मीम बन जाती है, इसलिए फाइलें बंद होती है, नाम छुपते हैं और बयान सील कर दिए जाते हैं।
कानून का सबसे खतरनाक रूप वह है जो कानून की भाषा में अन्याय करे। जब कहा जाता है सबूत पर्याप्त नहीं है, तो असल में कहा जा रहा होता है हिम्मत पर्याप्त नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि हर आदमी दोषी है, मैं कहता हूँ जब नाम सामने नहीं आते तो संभावना हमेशा जिंदा रहती है, और ये संभावना समाज को सड़ाती रहती है अंदर ही अंदर। सत्ता का सबसे बड़ा अपराध अपराध करना नहीं है। सत्ता का सबसे बड़ा अपराध अपराध करना नहीं है। सत्ता का सबसे बड़ा अपराध है सच को सामान्य बना देना, इतना सामान्य कि लोग कहने लगे। ऐसा तो होता ही है। जिस दिन समाज ये वाक्य बोल देता है, उस दिन वह हार जाता है। एप्स्टीन की फाइलें अगर पूरी तरह खुल जाती तो सिर्फ चेहरे नहीं गिरते, पूरी व्यवस्था हिल जाती, और व्यवस्था खुद को बचाने के लिए किसी एक की कुर्बानी दे देती है। याद रखना, जब बलि दी जाती है तो मंदिर पवित्र नहीं हो जाता, सिर्फ खून छुप जाता है। तुम सोचते हो हम क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कम से कम सोचना तो बंद मत करो, क्योंकि सत्ता सबसे ज़्यादा सोचने वाले इंसान से डरती है, जो सवाल पूछना छोड़ देता है, और जो सवाल पूछना छोड़ देता है वह उपयोगी हो जाता है। एप्स्टीन का मामला तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें ये दिखाने के लिए है कि जब तक सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तब तक हर युग में नए नाम, नई फाइलें और वही पुराना अंधेरा लौटता रहेगा। आज मैंने तुम्हें सत्ता का डर दिखाया है, अगली बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे जनता खुद अपने ऊपर जुल्म को वैध बना देती है। जब अन्याय बाहर से थोपा जाता है तो वो टकराव पैदा करता है, लेकिन जब अन्याय अंदर स्वीकार कर लिया जाता है तो वो संस्कृति बन जाता है, और संस्कृति सबसे खतरनाक चीज़ होती है। तुम समझते हो कि सत्ता लोगों पर अत्याचार करती है। मैं कहता हूँ सत्ता उतना ही कर पाती है जितना लोग अनुमति देते हैं। यह अनुमति लिखित नहीं होती, यह मौन होती है। जब कोई कहता है हमें क्या लेना देना, वहीं से अपराध को नागरिकता मिल जाती है। एप्स्टीन जैसे मामलों में सत्ता अकेली नहीं थी, उसके साथ एक विशाल भीड़ थी जो ये मान चुकी थी कि कुछ लोग सवालों से ऊपर होते हैं। यही मान्यता सबसे बड़ा अपराध है। समाज धीरे धीरे खतरनाक विभाजन करता है, ये बड़े लोग हैं और ये सामान्य लोग, और फिर बड़े लोगों के लिए अलग नैतिकता बन जाती है, अलग कानून, अलग चुप्पी। जब आम आदमी कहता है इतनी ऊपर तक मामला है, हम क्या कर लेंगे, तो वह अपने अधिकार खुद ही छोड़ देता है। ध्यान रखना, अधिकार छीने नहीं जाते, अधिकार सौंपे जाते हैं। जनता का सबसे गहरा पतन उस दिन शुरू होता है जब वो ये मान लेती है कि सच्चाई जानना उसका काम नहीं, फिर वह सिर्फ मनोरंजन चाहती है, न्याय नहीं, बस तमाशा। एप्स्टीन की खबरें भी इसीलिए चलती रही जब तक वे चौंकाती रही। जैसे ही वे सोचने को मजबूर करने लगी, उन्हें बोझ समझ लिया गया। लोग कहते हैं बार बार वही खबर, अब बोर हो गए। समझो इस वाक्य की भयावहता, सच से बोर होना सभ्यता का अंत है। और फिर समाज अपने लिए तर्क गढ़ लेता है, हर जगह गंदगी है, दुनिया ऐसी ही है, हम क्या कर सकते हैं। ये तर्क नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। एप्स्टीन की फाइलें अगर पूरी तरह खुलती तो समाज को अपने कई पसंदीदा चेहरों से नज़र मिलानी पड़ती, और समाज सच से ज़्यादा अपने भ्रमों से प्यार करता है, इसलिए वो कहता है छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन जो समाज बिना सच्चाई के आगे बढ़ता है वो आगे नहीं बढ़ता, वह गोल गोल घूमता है। आज अपराध छुपाया गया, कल वह और बड़ा होकर लौटेगा, क्योंकि जो सिखाया नहीं गया वह दोहराया जाता है,
जनता जब तक सिर्फ दर्शक बनी रहेगी तब तक हर युग में कोई न कोई एप्स्टीन संभव बना रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान दोषी है, मैं कह रहा हूँ हर चुप इंसान जिम्मेदार जरूर होता है, और ये जिम्मेदारी अदालत में तय नहीं होती, ये आत्मा में दर्ज होती है। अगर तुम सच में ऐसे मामलों का अंत चाहते हो तो पहले ये पूछना बंद करो कौन दोषी है, और पूछना शुरू करो मैं कहाँ चुप रहा। जिस दिन ये प्रश्न बहुतों के भीतर उठेगा उस दिन फाइलें अपने आप खुलने लगेंगी। अभी समाज उस दिन से डरता है, और डर सत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। जब डर को सम्मान का नाम दे दिया जाता है तो गुलामी स्वेच्छा से स्वीकार की जाती है। समाज ये नहीं कहता हम डरते हैं, समाज कहता है हमें व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। यहीं से सड़न शुरू होती है। एप्स्टीन जैसे मामलों में तुमने देखा होगा कई लोग सच जानते थे लेकिन चुप रहे। क्यों? क्योंकि सच बोलने से नौकरी जा सकती थी, संबंध टूट सकते थे, दरवाजे बंद हो सकते थे, और समाज ने ये मान लिया है कि दरवाजे ज़्यादा कीमती हैं। आत्मा से डर सिर्फ पुलिस से नहीं होता, डर प्रतिष्ठा से होता है, डर समाज से बाहर हो जाने से होता है, डर अकेले पड़ जाने से होता है। इसलिए लोग अपने विवेक को व्यावहारिकता के नाम पर दफना देते हैं। धीरे धीरे एक खतरनाक विचार जन्म लेता है, जो है वही ठीक है। और याद रखना, ये वाक्य किसी भी सभ्यता का मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। एप्स्टीन के चारों ओर एक ऐसा घेरा था जहां हर कोई जानता था, लेकिन हर कोई ये मानकर चलता था कि कोई और बोलेगा, और अंत में कोई नहीं बोलता। सत्ता को इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता हमेशा अकेले विद्रोही से डरती है, लेकिन भीड़ की चुप्पी में निश्चिंत सोती है। तुम सोचते हो अगर हम बोलते तो क्या बदल जाता? मैं कहता हूँ शायद तुरंत कुछ नहीं, लेकिन इतिहास की दिशा जरूर बदलती, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले असुविधाजनक होता है। सच आराम नहीं देता, सच नींद तोड़ता है, और समाज नींद का आदी हो चुका है। एप्स्टीन की कहानी में सबसे खतरनाक पात्र वह नहीं था जिसने अपराध किया, सबसे खतरनाक पात्र वह था जिसने देखा और फिर भी चुप रहा। क्योंकि अपराधी तो जानता है कि वो गलत है, लेकिन चुप दर्शक खुद को सही समझता है, और ये आत्म धोखा किसी भी अपराध से ज़्यादा गहरा होता है। धीरे धीरे चुप्पी आदत बन जाती है, आदत संस्कृति बन जाती है, और संस्कृति कानून से ऊपर बैठ जाती है। फिर कानून कागज पर रहता है और वास्तविकता अंधेरे में फलती है। एप्स्टीन का मामला हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया में बुरे लोग हैं, ये हमें ये सिखाता है कि अच्छे लोग कितनी आसानी से मौन चुन लेते हैं, और जब अच्छे लोग मौन चुन लेते हैं तो बुराई को किसी संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज मैंने तुम्हें डर का चेहरा दिखाया है, वह डर जो सम्मान, व्यवस्था और समझदारी का मुखौटा पहन लेता है। अगले चरण में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे यही अनुयायी सच को भीड़ में डुबो देते हैं। जब भीड़ बन जाती है तो सच सबसे पहले कुचला जाता है, क्योंकि सच को समझ चाहिए और भीड़ को सिर्फ उत्तेजना। भीड़ सोचती नहीं, भीड़ प्रतिक्रिया देती है। एप्स्टीन जैसे मामलों में सच दबा नहीं था, वो शोर में डूब गया। हर कोई बोल रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। याद रखना, जहाँ बहुत आवाज़ हो वहाँ सच्चाई कमज़ोर हो जाती है। भीड़ को नायक चाहिए, खलनायक चाहिए, लेकिन उसे समझ नहीं चाहिए। इसलिए कहानी सरल बनाई जाती है, एक बुरा आदमी, एक दुखद अंत, और फिर तालियां। सच इतना आसान नहीं होता, लेकिन भीड़ जटिलता से घबराती है, इसलिए वो सवालों को नहीं, निष्कर्षों को पसंद करती है। एप्स्टीन की फाइलें अगर पूरी तरह पढ़ी जाते तो जवाब नहीं, सवाल निकलते।
और सवाल भीड़ के लिए खतरनाक होते हैं। भीड़ को दिशा चाहिए, दर्पण नहीं। इसलिए जैसे ही कोई गहरी बात आती है, भीड़ कहती है अब बहुत हो गया, और सच बीच रास्ते दम तोड़ देता है। सोशल मीडिया ने भीड़ को आवाज़ दी है, लेकिन समझ नहीं। अब हर कोई न्यायाधीश है, बिना सुने, बिना देखे, बिना सोचे। ये नया अंधकार है जहां निर्णय तेज है और विवेक अनुपस्थित। भीड़ को ये जानने से कोई मतलब नहीं कि फाइलों में क्या है। उसे बस ये जानना है कि आज किस पर गुस्सा करना है। और गुस्सा सच का दुश्मन होता है, क्योंकि गुस्सा देखता नहीं, जलाता है। एप्स्टीन का नाम भीड़ के लिए एक ट्रिगर बन गया। नाम सुनते ही भावना उछलती है, सोच गिर जाती है, और जब सोच गिर जाती है तो सत्ता चुपचाप गुजर जाती है। भीड़ का सबसे बड़ा अपराध यह है कि वो खुद को न्याय समझने लगती है। लेकिन न्याय शांत होता है, धैर्यवान होता है। और अकेला भी भीड़ कभी न्याय नहीं करती। भीड़ सिर्फ निर्णय सुनाती है, और निर्णय अक्सर गलत होते हैं। एप्स्टीन की कहानी में भीड़ ने ये साबित किया कि वो सच नहीं चाहती। वह भावनात्मक संतोष चाहती है, एक दिन का गुस्सा, एक रात की बहस, और अगले दिन नई सनसनी। सच इतना सस्ता नहीं होता। वह समय मांगता है, ईमानदारी मांगता है, और अकेले खड़े होने का साहस मांगता है। भीड़ ये सब नहीं देती, इसलिए जहाँ भी भीड़ होगी वहाँ सच हमेशा खतरे में रहेगा। आज मैंने तुम्हें भीड़ का चेहरा दिखाया है, वह चेहरा जो खुद को न्याय समझता है, लेकिन वास्तव में सत्ता का सबसे उपयोगी औजार होता है। अगले चरण में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे यही भीड़ मीडिया के साथ मिलकर सच को कहानी बना देती है। मीडिया आईना नहीं है, मीडिया अब कहानीकार है, और कहानीकार वही सुनाता है जो बिक सके, जो सहन किया जा सके, जो सुरक्षित हो। सच इन तीनों में कहीं फिट नहीं बैठा। एप्स्टीन जैसे मामलों में मीडिया ने जानकारी नहीं दी, उसने नैरेटिव दिया। नैरेटिव का मतलब समझो, घटनाओं का चयन, शब्दों का चयन और मौन का चयन। जो दिखाया गया वह भी सच का हिस्सा था, जो नहीं दिखाया गया वह भी उतना ही सच था। लेकिन अदृश्य सच सबसे खतरनाक होता है। मीडिया कहता है हम तथ्य दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ तथ्य भी झूठ बोल सकते हैं, अगर उन्हें संदर्भ से काट दिया जाए। जब किसी खबर में बार बार एक ही चेहरा दिखाया जाए, जब किसी खबर में बार बार एक ही चेहरा दिखाया जाए और बाकी सब धुंधला कर दिया जाए, तो समझ लेना कहानी बन चुकी है। एप्स्टीन की खबरें धीरे धीरे एक व्यक्ति केंद्रित कथा बन गई। नाम, तस्वीर, जेल, मौत, और सिस्टम वह पृष्ठभूमि में गायब हो गए। क्योंकि सिस्टम दिखाओगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो विज्ञापन डरेंगे। मीडिया की सबसे बड़ी मजबूरी झूठ बोलना नहीं है, आधा सच बोलना है। आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो भरोसा तोड़ता नहीं, वह उसे इस्तेमाल करता है। एप्स्टीन की फाइलें जब ब्रेकिंग न्यूज़ बनी, तब वे समझ की नहीं, स्पीड की दौड़ में थी। कौन पहले बताएगा, कौन ज़्यादा क्लिक लाएगा, कौन ट्रेंड करेगा। सच इस दौड़ में हमेशा पीछे छूट जाता है। मीडिया का काम प्रश्न उठाना था, उसने भावना उछाली। भावना बिकती है, प्रश्न नहीं, और जनता भावना में डूबी रही, प्रश्न से दूर होती चली गई। जब कोई गहरी बात आती तो उसे कहा गया यह अटकल है, यह संवेदनशील है। इस पर टिप्पणी नहीं, ये शब्द पत्रकारिता नहीं है, ये सीमा रेखाएं हैं जहाँ से आगे जाना मना है। एप्स्टीन की कहानी अगर पूरी तरह कही जाती तो मीडिया को अपने ही कई रिश्तों पर रोशनी डालनी पड़ती, और मीडिया अपने आईने में खुद को देखने से डरता है। इसलिए उसने कहानी को मनोरंजन बना दिया। डॉक्यूमेंट्री, पैनल डिबेट, चर्चा, और फिर
अगली खबर सच सीरीज नहीं होता, सच लगातार बेचैनी है और मीडिया बेचैनी नहीं चाहता, वो आदत चाहता है ताकि दर्शक सोचने के बजाय देखते रहे। एप्स्टीन का नाम अब एक ब्रांड बन चुका है, डार्क, रहस्यमय लेकिन नियंत्रित। ब्रांड सुरक्षित होता है, सच असुरक्षित। याद रखना, जिस दिन मीडिया पूरी कहानी कह देगा उस दिन उसे सत्ता से नहीं, खुद से डर लगेगा। आज मैंने तुम्हें दिखाया कैसे मीडिया भीड़ के साथ मिलकर सच को कहानी में बदल देता है। अगले चरण में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे कानून इसी कहानी को औपचारिक अंत दे देता है। एप्स्टेन की फाइल कोई एक कागज़ नहीं है, ये अलग अलग दस्तावेजों का जाल है। इन फाइलों में 3 तरह के नाम मिलते हैं। पहली श्रेणी वे लोग जिनके नाम सिर्फ संपर्क, मुलाकात या सामाजिक दायरे में आए। इनमें राजनीति, व्यापार, शिक्षा और मीडिया से जुड़े कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। यहाँ नाम होना अपराध का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह सवाल जरूर पैदा करता है कि संबंध क्या था। दूसरी श्रेणी वे नाम जो यात्रा लॉग, फोन बुक, ईमेल कॉन्टैक्ट या गवाहों के बयानों में आए। इनमें कुछ राजनेता, कुछ उद्योगपति, कुछ शाही परिवार से जुड़े लोग और कुछ अकादमिक व फाइनेंसर शामिल बताए गए। कई नाम रेडेक्ट किए गए काले स्याह ब्लॉकों में। और याद रखना, कानून वही नाम छुपाता है जो नाम सत्ता को असहज करते हैं। तीसरी श्रेणी वे लोग जिनके बारे में सीधे आरोप नहीं, लेकिन बार बार संकेत मिले। ये सबसे खतरनाक श्रेणी है, क्योंकि यहाँ न पूरी चुप्पी है न पूरा सच। यही वो जगह है जहाँ समाज को सबसे ज़्यादा भ्रम में रखा जाता है। एप्स्टीन की फाइलों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो नाम नहीं है, वो है किसके नाम नहीं है। जो लोग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उनके बारे में सबसे ज़्यादा मौन है। ये मौन संयोग नहीं होता। कानून कहता है जांच जारी है, मीडिया कहता है हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जनता को इतना ज़रूर समझा दिया जाता है कि ज़्यादा पूछना असभ्य है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि हर नाम दोषी है। मैं ये कहता हूँ, अगर फाइलें सच में न्याय के लिए होती तो नामों से ज़्यादा ढांचों पर बात होती। कौन सुरक्षा देता है, कौन चुप्पी खरीदता है, कौन जांच को धीमा करता है। लेकिन ढांचा दिखाओगे तो पूरा खेल दिख जाएगा। इसलिए नामों को चर्चा का केंद्र बनाया जाता है ताकि सिस्टम पृष्ठभूमि में बचा रहे। यही एप्स्टीन फाइलों की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज तुमने पूछा कौन कौन है, मैंने तुम्हें जवाब दिया जो दिख रहे हैं वे पूरी कहानी नहीं है, और जो नहीं दिख रहे वही असली सवाल है। अगले चरण में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे कानून इन्हीं अधूरी फाइलों को अंत घोषित कर देता है। कानून जब थक जाता है तो वह न्याय नहीं करता, वह फैसला सुनाता है, और फैसला अक्सर सुविधा के अनुसार होता है, सत्य के अनुसार नहीं। एप्स्टीन की फाइलें अदालत तक पहुंची, लेकिन सच तक नहीं, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है और सत्ता सबूत पैदा नहीं होने देती। जब फाइलों के पन्ने काले कर दिए जाते हैं, जब गवाहों की आवाज़ कानूनी शब्दों में दबा दी जाती है, तो कानून कहता है हमारी सीमाएं हैं। मैं पूछता हूँ, सीमाएं किसकी, कानून की या साहस की? कानून की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वे निष्पक्ष दिखता है, लेकिन असमान काम करता है। जिसके पास वकील है, समय है, पैसा है, उसके लिए प्रक्रिया लंबी होती है, और जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए प्रक्रिया फैसला बन जाती है। एप्स्टीन का मामला कानून के लिए एक बोझ बन गया था, क्योंकि हर अगला कदम ऊपर की परत को छू सकता था, और कानून ऊपर देखने से डरता है, इसलिए वो नीचे की कहानी पूरी करता है, ऊपर की अधूरी छोड़ देता है। जब कहा जाता है अब आगे कोई कानूनी आधार नहीं,
तो असल में कहा जाता है अब आगे जाने की इच्छा नहीं। कानून अक्सर सवालों को नहीं, फाइलों को बंद करता है, और बंद फाइल समाज को झूठी शांति देती है। लोग कहते हैं अब तो केस ख़त्म हो गया। मैं कहता हूँ केस नहीं, बेचैनी ख़त्म की गई है। न्याय बेचैनी से जन्म लेता है और समाज बेचैनी से डरता है। इसलिए कानून समाज को वही देता है जो वह सह सके, एक औपचारिक अंत। लेकिन सच औपचारिक नहीं होता, वो लौटता है बार बार अलग नामों से, अलग चेहरों से। एप्स्टीन की फाइलें कानून के लिए एक चेतावनी थी कि अगर बहुत गहराई में जाओगे तो ज़मीन हिल जाएगी, और जब ज़मीन हिलने लगे तो इमारतें गिरती हैं। कानून इमारतें बचाता है, भले ही नींव सरती रहे। याद रखना, न्याय तब नहीं मरता जब अपराध होता है। न्याय तब मरता है जब कानून खुद को अंतिम सत्य घोषित कर देता है। आज मैंने तुम्हें दिखाया कैसे कानून अधूरी सच्चाई को अंत का नाम दे देता है। अगले और अंतिम चरण में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अगर समाज सच में चाहे तो यह चक्र कैसे टूट सकता है। चक्र तभी टूटता है जब कोई बाहर नहीं, अंदर बदलने का साहस करता है। समाज हमेशा कहता है कोई मजबूत नेता आए, कोई कठोर सजा दी जाए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ बिना जागरूक नागरिक के हर कानून कागज से ज़्यादा नहीं होता। एप्स्टीन जैसी कहानियाँ किसी एक सुधार से ख़त्म नहीं होती, वे ख़त्म होती है दृष्टि बदलने से। पहला परिवर्तन सूचना का नहीं, ध्यान का होता है। तुम क्या देखते हो, किसे देखते हो, और किसे देखने से इनकार करते हो। यहीं से बदलाव शुरू होता है। जब समाज नामों के पीछे भागना छोड़ देता है और ढांचों को देखना शुरू करता है, तब सत्ता असहज होती है। ढांचा मतलब पैसा कैसे चलता है, प्रभाव कैसे काम करता है, और चुप्पी कैसे खरीदी जाती है। ये समझ भीड़ से नहीं आती, ये व्यक्ति से आती है। एक एक जागा हुआ व्यक्ति भीड़ को तोड़ देता है। दूसरा परिवर्तन डर से मुक्ति है। डर सिर्फ बाहर से नहीं आता, डर आदत बन जाता है, कहीं नुकसान न हो जाए। लेकिन इतिहास बताता है जो अकेले खड़े हुए, उन्हीं के कारण समाज खड़ा रह सका। तीसरा परिवर्तन अनुयायी से नागरिक बनने का है। नागरिक सवाल पूछता है बिना ये देखे कि उसका जवाब किसे असुविधा देगा। नागरिक अपने पसंदीदा चेहरों से भी सवाल करता है। यही सबसे कठिन है, क्योंकि अपने भ्रम दूसरों के झूठ से ज़्यादा प्रिय होते हैं। एप्स्टीन की फाइलें तुम्हें ये सिखाने आई थी कि अंधेरा किसी एक कमरे में नहीं होता। अंधेरा तब फैलता है जब रोशनी जलाने से डर लगने लगे। अंधेरा तब फैलता है जब रोशनी जलाने से डर लगने लगे। रोशनी मतलब लगातार सवाल, लगातार दबाव और लगातार याद रखना। भूल जाना सत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए याद रखना ही पहला विद्रोह है। जब समाज याद रखना सीख लेता है तो फाइलें अपने आप खुलने लगती है, क्योंकि तब चुप्पी बिकती नहीं। जब समाज याद रखना सीख लेता है तो सत्ता को बदलना पड़ता है, लेकिन सत्ता आसानी से नहीं बदलती, वो पहले रूप बदलती है। एप्स्टीन के बाद तुमने देखा होगा कानून बदले, नीतियां बदली, भाषा बदली, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। यही सत्ता की सबसे बड़ी चाल है। वह कहती है हमने सबक सीखा जाता है जब लाभ छोड़ा जाए, सिर्फ बयान नहीं। सत्ता अक्सर पश्चाताप का अभिनय करती है, पर त्याग नहीं। और समाज अभिनय से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि अभिनय उम्मीद देता है और उम्मीद बिना मेहनत के अच्छी लगती है। एप्स्टीन के बाद भी दुनिया में ऐसे ढांचे मौजूद हैं जहां पैसा, प्रभाव और चुप्पी अब भी सुरक्षित है। बस नाम बदले हैं, स्थान बदले हैं, तरीके और परिष्कृत हो गए हैं। अब अपराध कच्चा नहीं है, अब वो कानूनी भाषा में लिपटा हुआ है।
याद रखना, जब अपराध जटिल हो जाए तो उसका मतलब है कि वह स्वीकार्य हो चुका है। समाज तब कहता है यह मामला बहुत तकनीकी है, यह हमारी समझ से बाहर है। और यही वाक्य सत्ता को सबसे ज़्यादा राहत देता है, क्योंकि जो चीज़ बहुत जटिल घोषित कर दी जाती है उस पर नागरिक का अधिकार अपने आप खत्म हो जाता है। एप्स्टीन की कहानी यहाँ तक आकर रुक नहीं जाती, ये आगे चलकर एक चेतावनी बन जाती है कि अगर समाज सिर्फ प्रतिक्रिया देता रहा तो सुधार कभी गहराई तक नहीं जाएगा। प्रतिक्रिया क्षणिक होती है, जागरूकता निरंतर होती है। सत्ता क्षणिक चीज़ों से नहीं डरती, वो डरती है लगातार देखे जाने से। इसलिए सत्ता सबसे पहले नज़रें भटकाती है, नई खबर, नया डर, नई बहस, ताकि पुराना सवाल धीरे धीरे अप्रासंगिक लगने लगे और समाज कह दे अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो समाज बिना समझे आगे बढ़ता है वो आगे नहीं बढ़ता, वो बस दिशा बदलता है। एप्स्टीन के बाद की दुनिया हमसे ये नहीं पूछती क्या हुआ था, वो हमसे पूछती है क्या तुम अब भी देख रहे हो। क्योंकि अगर तुम देख रहे हो तो अगला एप्स्टीन इतना सुरक्षित नहीं होगा। आज मैंने तुम्हें दिखाया कैसे सत्ता खुद को सुधारता हुआ दिखाकर असल परिवर्तन से बच जाती है। अंतिम चरण में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह लड़ाई किसी संस्था से नहीं, चेतना से कैसे जुड़ी है। ये लड़ाई बाहर नहीं है, ये किसी एक संस्था, किसी एक कानून या किसी एक व्यक्ति से नहीं है। ये लड़ाई चेतना की है, क्योंकि सत्ता बदलती रहती है, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन अगर चेतना नहीं बदलती तो अंधेरा नए कपड़ों में लौट आता है। एप्स्टीन की कहानी यही आके अपना अंतिम प्रश्न पूछती है, क्या तुम सिर्फ जानना चाहते थे या बदलना भी? जानना आसान है, जानना सुरक्षित है, बदलना खतरनाक है, क्योंकि बदलने का मतलब है अपने भीतर देखना, और भीतर वही चुप्पी मिलती है जिससे बाहर का अपराध जिंदा रहता है। चेतना का अर्थ नारे लगाना नहीं है, चेतना का अर्थ है हर उस जगह असहज होना जहां असहज होना जरूरी है। जब तुम्हारा पसंदीदा नेता सवालों से बचता है और तुम चुप रहते हो, वहां चेतना मरती है। जब कोई प्रभावशाली नाम संवेदनशील कहकर जांच से बच जाता है और तुम आगे बढ़ जाते हो, वहां चेतना मरती है। चेतना याद रखने से शुरू होती है। सिर्फ नाम नहीं, उसके पैटर्न को याद रखना। सिर्फ नाम नहीं, उस ढांचे को पहचानना जो नामों को सुरक्षित बनाता है। जब समाज हर बार एक शव पर रुक जाता है तो सत्ता अगली योजना बना लेती है, लेकिन जब समाज ढांचे तक पहुंच जाता है तो सत्ता असहज हो जाती है। चेतना का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तुम सवाल पूछते रहो, भले ही जवाब तुम्हें अकेला कर दे, क्योंकि इतिहास भीड़ से नहीं, अकेले सवाल से बदलता है। एप्स्टीन का अंत तुम्हें राहत देने के लिए नहीं था, वो तुम्हें जागे नहीं, तो उसका अंत सिर्फ एक समाचार था। अगर तुम जाग गए तो उसका अंत एक चेतावनी है, और चेतावनी तभी काम करती है जब उसे भुलाया न जाए। इसलिए यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये कहानी तुम्हारे निर्णय से आगे बढ़ती है। तुम दर्शक बने रहोगे या नागरिक बनोगे, क्योंकि जिस दिन नागरिक जाग जाता है उस दिन सत्ता पहली बार डरती है, और वही डर न्याय की पहली शुरुआत है।